तो पहला केस है ना, पहला केस है आपका शंकरी प्रसाद, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। शंकरी प्रसाद बना भारत संघ, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1950। पहला ही क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। शंकरी प्रसाद केस संबंधित है मौलिक अधिकारों से। शंकरी प्रसाद केस कब आया था? 1950। और शंकरी प्रसाद केस किसके खिलाफ था? भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बनाम का मतलब क्या होता है? वर्सेस इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1950। पहला सॉरी दूसरा बता दिया ना मैंने। हाँ चलो, ये 1952 का केस है, 52। चलो ये देख ले, शंकरी प्रसाद केस देख लेते। हाँ 51 दूसरा केस है। शंकरी प्रसाद केस देख लेते, उसके पहले हम दूसरा देखें। तो शंकरी प्रसाद केस में क्या आया? आपने एक बात पढ़ी थी पहले कि हमारे संविधान में पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था, और वो 3 जगह लिख रखा था, 31A, B और एक और कहां? F। पहले राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के A, B व 19 के 1 के F। इन 3 जगह किसके बारे में लिख रखा था? संपत्ति के अधिकार के बारे में। तो शंकरी प्रसाद जी जो थे, इस केस में क्या होता है ना, सरकार ने क्या कर दिया है? पहला संशोधन किया संविधान का। क्या पहला? किससे संबंधित था? भूमि सुधार, रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? हमने संविधान की अनुसूचियां पढ़ाई थी, हमने संविधान के संशोधन पढ़ाए थे। उसमें पहले ही संशोधन पढ़ाया था कि संविधान में पहले संशोधन 1951 के माध्यम से क्या जोड़ा? अनुसूची 9, कि अगर अनुसूची 9 में कोई भी विषय डाल दिया तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने अनुसूची 9 में कोई चीज डाल दी तो उसको देखेंगे नहीं, कोर्ट को देखने का अधिकार नहीं रहेगा। ये आई बात समझ में? हमारे यहां पर पहला संशोधन हुआ संविधान में 1951, है ना, भारतीय संविधान का पहला संशोधन। इसमें किससे संबंधित था? कि सरकार को भूमि व्यवस्था संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। क्या है? भूमि व्यवस्था। क्योंकि सरकारें क्या कर रही थी, जैसे सरकार बन गई, सब चीजें हो गई, संविधान लागू हो गया, तो अब देश में विकास तो करना था, रोड बनानी थी, रेलवे पटरियां बिछानी थी, हॉस्पिटल बनाने थे, स्कूल्स बनाने थे, तो उसके लिए जमीन चाहिए थी। और जमीन तो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता, आप हाई कोर्ट जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जा सकते, तो फिर जमीन लेंगे कैसे? और लोग चाहेंगे जमीन दे। एक व्यक्ति हुआ मैकियावेली ने एक बात बोली है कि व्यक्ति अपने बाप की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति जिसने छीनी उसको नहीं। किसी ने आपके पिताजी को मार दिया भूल जाएगा, लेकिन किसी ने जमीन ली तो उसको नहीं भूलेगा। तो आप देखेंगे न्यूज में रोज आता है, जमीन विवाद में ये झगड़ा, इनको मार दी गोली, फलाना कर दिया। ये क्या है? ये वही बात। तो भूमि व्यवस्था संबंधित और एक अनुसूची जोड़ी, 9वीं अनुसूची जोड़ी, और इस 9वीं अनुसूची में एक शब्द लिख दिया कि अगर कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया तो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है अगर सरकार ने, दैट मीन्स विधायिका ने या कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया है, विधायिका ने कोई कानून बनाया ना, तो उसको देखने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। कल से भारतीय सरकार ने या आपके विधायिका ने, लोकसभा राज्यसभा ने क्या एक कानून बनाया कि लड़कियां जो हैं तैयारी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि लड़कियां घर का काम करेगी। जबकि अनुच्छेद 15 में क्या लिख रखा है? राज्य, धर्म, जाति, मूल वंश या लिंग, जेंडर, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है ना, 19 का, सॉरी 15 का उल्लंघन हो रहा है ना। क्या सरकार ने क्या कानून बनाया कि लड़कियां नौकरी नहीं करेगी। और एक और 16 का उल्लंघन हो रहा है, नौकरियों में समान अवसर की समानता। तो आप कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। कोर्ट बोल रहा नहीं ये खराब कानून है। लेकिन सरकार ने क्या करा? एक अनुसूची बना, इसमें डाल दिया 9वीं अनुसूची में कि ये कानून 9वीं अनुसूची में, तो सुप्रीम कोर्ट को देखने का अधिकार नहीं है। मतलब ये जुगाड़ करा था इन्होंने, है ना, ठीक। तो इसको खत्म कर दिया, है ना। इसके रिलेटेड केस है ये, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। अब ये पहला संशोधन याद रखें। तो इस शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ कि जो है आपका
संपत्ति को कम करा किसमें, पहले संशोधन में, तो ये चले गए कोर्ट, क्या चले गए, कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला कि मेरे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है क्योंकि सरकार मेरी जमीन छीन रही। तो इसने क्या बोला, कोर्ट ने, पढ़ना है इसको, कि हाँ, जो शंकरी प्रसाद थे ना, इन्होंने बोला था कि आपके जो है सरकार को मौलिक अधिकारों से संबंधित ऐसा कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोले नहीं, सरकार आर्टिकल 368 के तहत कोई सा भी संशोधन कर सकते, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इसका मतलब शंकरी प्रसाद जी गए कि मेरे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, सरकार ने मेरी संपत्ति के अधिकार पे उंगली कर दी, तो आप बोलो इनको, बोले मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हो रहा है ना। सरकार को मौलिक अधिकार कम करने की शक्ति नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कि बोले है, क्या बोल दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने की, उल्लंघन नहीं, मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, विधायिका के पास। और विधायिका का निर्माण किससे होता है, बताओ, विधायिका में क्या शामिल होता है, आप बताओ। विधायिका, विधायिका किससे मिलकर बनती है, तो फिर उसको विधायिका क्यों बोलते हैं? कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, है ना। तो विधायिका लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती, और कार्यपालिका किससे मिलकर बनती, जीती हुई पार्टी से। जो मंत्री रहते हैं ना, इनमें से सांसद कितने, 543, उसमें से बीजेपी के कितने हैं, 241। उन 241 में से 15% लोग क्या बनेंगे, 241 550 का 15%, वो लोग बनेंगे विधायिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका में केवल जो जीती हुई पार्टी वो शामिल होती है, या सरकार, सरकार किसे बोला जाता है, जिस पार्टी ने लोकसभा में बहुमत हासिल किया है। बहुमत कितना, 50% प्लस 1। अभी बहुमत किसके पास है, बीजेपी के पास। और विधायिका में कौन शामिल होता है, सरकार भी होती है और विपक्ष भी होता है। राहुल गांधी जी भी विधायिका का हिस्सा है और मोदी जी भी विधायिका का हिस्सा है। क्या कार्यपालिका का हिस्सा राहुल गांधी जी हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका कौन है, मोदी जी और मोदी जी के साथी, और न्यायपालिका तो अलग ही है ना। तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो शंकरी प्रसाद जी कहाँ गए, सर्वोच्च न्यायालय गए। क्या लिखेगा, पढ़ो। इस मामले में संपत्ति के अधिकार को कम करने वाले अनुच्छेद वाले 1951 के पहले संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। हम बताए आपको, पहला संशोधन भूमि व्यवस्था से संबंधित, इन्होंने क्या कर दिया, 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया। और क्या बोला कि अनुच्छेद 31A व 31B में अनुच्छेद 13 का नागरिक के मौलिक अधिकारों पर कुल मिला के, अनुच्छेद 13 में क्या है शिवानी, चलो आप मतलब अरुण आप बताओ, अनुच्छेद 13 में क्या, अनुच्छेद 13 में क्या है, देख के थोड़ी बता, बिना देखे। वीडियो तो है ना आपके पास, तो फोन भी है। प्रीति बताओ, अनुच्छेद 13 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है तो उसको देखने का अधिकार किसे है, न्यायालय को है। तो क्या लिख रखा है कि अनुच्छेद 13 के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले संशोधनों की अनुमति नहीं है। किसने बोला ये, शंकरी प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट गए और बोला कि जो विधायिका है, विधायिका मतलब संसद, संसद में कौन शामिल होता है, विधायिका में लोकसभा और राज्य, इसको ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला, पढ़ना आगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति में मौलिक अधिकारों की शक्ति भी नहीं थे। तो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आएगा, प्री में आया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा
किस संसद को मौलिक अधिकार में बदलाव करने की शक्ति है? शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1952। तो अब क्वेश्चन आ गया कि शंकरी प्रसाद केस कब आया था? 1952। इसमें क्या हुआ था? इसमें शंकरी प्रसाद जी किसके खिलाफ गए थे? भारत सरकार के खिलाफ गए थे। या विधायिका के खिलाफ कहाँ गए थे? कोर्ट में। और क्या बोला था कि विधायिका को ऐसा संशोधन करने की अनुमति नहीं है जो मौलिक अधिकारों को रोके। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, इसको विधायिका को मौलिक अधिकार को भी बदलने का अधिकार, और मौलिक अधिकार और संसद में बदलाव कहां से होता है? अनुच्छेद 368। और कहां से लिया गया 368 का प्रावधान? प्रिया, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे ना, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका से ली। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली? साउथ अफ्रीका से, है ना, साउथ अफ्रीका से ली थी। ठीक, अब हमें ये पढ़ लिया पहला, मतलब दूसरा केस है। अब पहला पढ़ेंगे AK गोपालन केस। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो मुझे बता सकते हैं। ये सारे है ना क्वेश्चन आएंगे क्रम वाइज जमाने में कि निम्नलिखित केसों को क्रम वाइज जमाइए। या शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट विधायिका मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है। AK गोपालन केस बदलाव नहीं कर सकती, ऐसा आएगा ना AK गोपालन केस। या मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 वाला केशवानंद भारती केस है ना, गोपालन केस। AK गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1950 का केस। ये कब का है? ये जैसे ही संविधान लागू हुआ तब केस आ गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ? एक व्यक्ति को बंद कर लिया था जेल में, है ना। तो AK गोपालन गए कहां पे? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और AK गोपालन जी ने क्या बोला कि ये जो निवारक निरोध के तहत आप बंदी करते हो, निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध किसे कहा जाए? शंका के आधार पर कि ये व्यक्ति गांव में उज्जड़ आदमी हो, ये उज्जड़ है, अगर ये दंगे फैलाएगा तो इसको क्या करेंगे? पहले से अलग कर दे, बांध देते, जेल में बंद कर देते। तो इन्होंने बोला, किसने? AK गोपाल ने, कि अगर आप किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के आधार पर बंदी बना रहे हो, और बंदी किस अनुच्छेद के तहत बनाते? निवारक निरोध का बताया था ना मैंने, 22-23 गिरफ्तारी के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें दो सिद्धांत बताए थे, एक तो निवारक निरोध और एक क्या होता है? दो सिद्धांत बताए थे। एक और किसी बिना कारण के, है ना, एक सामान्य कानून जिसमें अगर आपने किसी की झापट रख दी तो आपको जेल में बंद कर देंगे, या अगर मुझे शक है कि आप झापट रख सकते हो तो भी आपको जेल में बंद कर सकते हैं। तो शक के आधार पर बोला जाए तो निवारक निरोध, और एक बोला जाए तो सामान्य कानून। तो निवारक निरोध के आधार पर किसी को अगर आप बंद कर रहे हैं तो उसका कारण बताना होगा, है ना, लिख रखा, पढ़ो इसको। पर इस समय मना बोल, और अगर कारण नहीं बता रही है सरकार या जिसने बंद किया है, तो आर्टिकल 14, 19 और 21 वेरी 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 मोस्ट टाइम पे आर्टिकल 14 लिखेंगे आप, 19 और 21, इसको बोला जाता है गोल्डन ट्राइएंगल अनुच्छेद। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे गोल्डन ट्राइएंगल। क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को गोल्डन ट्राइएंगल कहा जाता है? 14, 19, 21। 14 में क्या है शिवानी, बताओ। हाँ प्रिया, 19 में क्या है? 21 में क्या है? संस्कृत 21 में क्या है? अरुण 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 14 में समता या समानता, 19 में वाक व अभिव्यक्ति, और 21 में क्या है आपका? ये 21 में आपका जीवन का अधिकार। तो इन तीनों के बिना व्यक्ति जीवन का कल्पना कर सकता है अगर आपको समानता नहीं मिली हुई है, अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं, और अगर आपको जीवन जीने का अधिकार नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता का, ये देखो आपका 21 छीन लिया, 19 छीन लिया और 14 छीन लिया, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। कौन ज्यादा जरूरी है? ये तीनों धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म को तब मानेगे जब आप रहोगे, इसी प्रकार धर्म को तब बचाओगे जब आप रहोगे, पर्यावरण अच्छा रहेगा, है ना। खुद को बचा लो पहले, खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं, धर्म को बचाने जा रहे लोग। तो 14, 19, 21 गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है इनको, ठीक। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि AK गोपालन गए कहां पे? सुप्रीम कोर्ट,
और बोला कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के आधार पर बंदी बना रखा है तो उसका कारण बताना होगा, और अगर कारण नहीं बता रहे तो ये 14, 19 और 21 का उल्लंघन होगा। और कहा गया है कि ये आर्टिकल संविधान के सबसे फंडामेंटल आर्टिकल है, ये तो मिलने ही चाहिए आपको, है ना। अब अच्छा, इसमें एक और की चीज आई, लेकिन सरकार ने कानून बनाया तो 1950 में, उसका नाम था निवारक निरोध अधिनियम, और उसकी एक धारा थी, धारा 14। देखो हम पढ़ते हैं क्या है। इस मामले में के गोपालन ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की। 32 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है ना, बताया था ना कल, क्या आप नहीं आए थे, परसों से पहले नरसों के नहीं आए थे, कॉलेज गए थे ना उस दिन, तो फिर कैसे बोल रहे हैं, बताए थे। हाँ, तो इस मामले में के गोपालन ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की। अब अगर हाई कोर्ट में होता तो कहाँ दायर करते, 226, सुप्रीम कोर्ट में 32, है ना। और कहा, क्या कहा, जिसमें उनकी नजरबंदी के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू किया गया। के गोपालन को नजरबंद कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे क्यों किया है, कारण बताओ, है ना। और बाद में उन्हें उन आधारों को उन मना कर दिया कि हम आपको नहीं बताएं क्यों जेल में बंद किया है। तो उनको बुरा लग गया, बोले मुझे कारण बताने का तो अधिकार है। अनुच्छेद 22 में क्या लिख रखा है, आपको बंद क्यों किया उसका कारण बताना होगा। पहले 22 का एक क्या है, कारण बताना होगा। महिलाओं को लेडीज पुलिस ही बंद करेगी, शाम को 6 बजे बाद बंद, ये सब लिख रखा है ना। तो क्या लिख रखा है कि उन्हें इन आधारों पर खुलासा करने का प्रतिबंधित कर दिया गया जिनके आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया था। बोले क्यों जेल बंद किया, हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, उसका बताते आपको, है ना। क्योंकि निवारक निरोध अधिनियम 1950, ये बताया अभी आपको, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया। इसमें क्या था, धारा 14 थी। हर अधिनियम में धारा रहती है, धारा 1, 2, 3, 4, 5। उस धारा 14 में अदालत ने इस तरह के अदालत ने बोला था पहले कि ऐसा कोई खुलासा है वो मत करें आप। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध बंद कर दिया या नजर बंद कर दिया तो उसका कारण बताना जरूरी नहीं है, उसको डायरेक्ट बंद कर सकते हैं आप, पहले अदालत ने बोला था, है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि बोले नहीं, गलत बात है। तो इसका नतीजा क्या हुआ, के गोपालन ने फिर अपना आर्गुमेंट दिया। क्या दिया कि उन्होंने दावा किया कि इस तहत ये जो आपका बंद कराए, निवारक निरोध कराए, निवारक निरोध मतलब शक के आधार पर किसी को जेल में बंद कर देना, तो 14, 19, 21 का उल्लंघन हो रहा है। 14, 19, 21 मतलब जीवन जीने के बुनियादी आर्टिकल है। और क्या हो रहा है ना, और अनुच्छेद 22 का भी उल्लंघन हो रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति को जेल में बंद क्यों कर रहे हो, वो कारण नहीं बता रहे, तो उसके समानता का अधिकार तो जा ही रहा है, क्योंकि असमान व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ। वाक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी रोक रहे और जीवन का अधिकार भी छीन रहे ना किसी को। और 22 में क्या लिख रखा है कि कारण बताना, कारण भी नहीं बता, तो 4 आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। तो फिर मौलिक अधिकार में मौलिक क्या रहा। अगर सरकार किसी को ऐसा पकड़ के बंद कर दे, मौलिक अधिकार किसके खिलाफ मिले हुए, राज्य के खिलाफ के व्यक्ति के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मिले हुए ना हमें, कि अगर कुछ हुआ तो हम सरकार के खिलाफ कहां जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। तो अब इस फैसले का क्या आउटपुट आया, तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और क्या कहा कि आप जो है, हाँ, ये पूरा जो निवारक निरोध कानून है ना, ये पूरा सही है, छोड़कर धारा 14, कि धारा 14 में जो लिख रखा है ना कि कारण नहीं बताना है, वो बताना पड़ेगा आपको। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर किसी व्यक्ति को जेल में बंद किया है, निवारक निरोध किया, तो उसको उसका रीजन बताना होगा। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, आच्छादन का सिद्धांत कि या पृथक्करण का सिद्धांत, कि किसी मतलब संशोधन से या किसी अधिनियम से वो हिस्सा हट जाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तो धारा 14 मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रही थी, तो बोल दिया कि धारा 14 इस अधिनियम से हटा दो, 1950 वाले से। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बाकी सरकार को निवारक निरोध करने का अधिकार है। मतलब के गोपालन केस में केवल धारा 14 किसकी, निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, बस खत्म कर दिया उसे। पढ़ो इसको एक बार, पढ़ो पूरा। धारा 14 में ये लिख रखा था ना कि कारण बताना जरूरी नहीं होगा, है ना, पर फिर बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला था कि जरूरी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है,
अपडेट होता रहता ना, जो 50 में फैसला दिया 60 में दूसरा दे देगा, 61 में दूसरा दे देगा, ऐसे। हाँ डाल 90 अनुसूची कैसे आ गई इसमें? हटा दिया मतलब खत्म, खत्म है ना। पढ़ो इसको, इसको पढ़ो एक बार। पीडीएफ नहीं है आपके पास? पीडीएफ भेजो। आपके नोट्स कहाँ हैं? अभी तक नहीं लाए वहां से? पीडीएफ तो भेज देंगे आपको। पीडीएफ भेजो तो इनको, समझना, इनको भेज दो, तो ग्रुप में भेज दो, नहीं तो एक बार या भी नहीं, आप किससे भेज दो? संस्कृति फ्री, आप भेज दो, पीडीएफ भेज दो। पढ़ो इसको एक बार, कुछ समझ नहीं आ रहा पूछ लो मुझसे। ग्रुप में भेज दो, इतने नंबर सेव करोगे नहीं करोगे नहीं। परवा नंबर ले लो, कभी नहीं आए तो पूछना कि आए क्यों नहीं। भेज दिया, चलो। तो 2 केस हो गए, पढ़ लिया। शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था कि भूमि व्यवस्था संबंधित, कानून संबंधित था। AK गोपालन केस में कोल्डर ट्रायंगल के 3 आर्टिकल आए, धारा 14 को खत्म करा। किस अधिनियम की? निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 खत्म। बस इतना सा पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे गोलकनाथ केस। पढ़ो इसको एक बार। पढ़ाई मैंने अभी करवाई नहीं आपको, है ना, अभी तक लग रहा था मजाक चल रहा। पढ़ाई तो अब होगी, रुको। अच्छे तैयारी करने रुक जाएंगे, बाकी भाग जाएंगे, या तो फिर सब सीरियस हो जाएंगे। एक ही कंडीशन होगी। पीडीएफ ले आना आज जाके, है ना। हाँ, दुकान है वहाँ, क्या बोल दोगे? तैयार करके ही रखी है वहाँ। 15 दिन हो गए, 10 बार फोन लगा दिया उन्होंने। तो बोल रहे थे कि आप जाओगे ना, उसके क्या कहते हैं 5-10 मिनट पहले उनको बोल देना, तो वो करके रखते। कोई नहीं, जाके पढ़िए वहाँ, पढ़िए वहाँ, ले आओ जाके। तो इन्होंने, अरुण ने देख रखा है। शिवानी, इनको बोल दो, ये दे देंगे। कितने पैसे लग रहे? कितने लगे आपके? 270 रुपये दे देना इनको। नहीं, ये पीडीएफ, ये जाएंगे उधर से। हाँ, तो कल ले आएंगे। अभी जाते हुए बोल जाना, नहीं तो इनकी ला के दे देना इनको। ये तो लाएंगे, ये कैसे लाएंगे? पैसे नहीं इनके पास। तो कल दोगे तो ये कैसे लाएंगे? आप तो इनको ला के दे देना। कल पैसे लो तो कल ही जमा जाए, है ना। उन अरुण को दे दो, वो कर देंगे। जिसको चाहिए पैसे सेंड, पैसे भेजे तो लाना, है ना, भला नहीं करना है। हाँ, भले करने के। हाँ, कौन सा? गोलकनाथ तो हम पढ़ाएंगे अब। कहाँ, किस जगह मुझे बताओ सही, लिख कर रखा है। अरे यार, किस केस की बात हो रही है? तो गोलकनाथ पढ़ा दिया क्या मैंने? अब पढ़, जो अभी पढ़ा है वो दोनों पढ़ो। पढ़ लिया ना, वो उसका बोल रहा हूँ, जो गोलकनाथ पढ़ाऊंगा मैं। गोलकनाथ, गोलकनाथ जी कौन थे? पंजाब के साहूकार जमींदार थे। ये 500 बीघा जमीन थी इनकी। 500 बीघा, 500 एकड़, सॉरी बीघा नहीं, 500 एकड़। 1 एकड़ में 3 बीघा होती है। 1 एकड़ में 3 बीघा अलग अलग रहता है ना। हमारे उधर 1 एकड़ में 3 बीघा, तो 500 एकड़ जमीन थी, मतलब 1500 बीघा, कितनी जो भी, जितनी भी, मुझे नहीं आती गणित इतनी, कितनी भी बीघा थी, है ना। 5 या 1500 बीघा थी। संसद में भारत के संविधान के भाग प कर रखा है, वो बता रहे हैं। भाग के तहत, भाग प तो कुछ नहीं है, वो के तहत थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगा लेते। भाग के तहत प तो ऐसे बाय मिस्टेक भी हो सकता है ना। हाँ तो अब पढ़ेंगे हम गोलकनाथ केस। पहला केस कौन सा पढ़ा? AK गोपालन। कब आया?
दूसरा केस कौन सा पढ़े? शंकरी प्रसाद। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आप मान के चलिए, अगर केस नहीं आ रहे ना आपको तो आप 2 नंबर चले जाओगे। 1952। वो तीसरा और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे उनका नाम है क्या है? गोलकनाथ। गोलकनाथ 2 भाई थे। गोलकनाथ इनका कौन जानना है? एक का नाम जो है वो जानो ना। हाँ यार, गोलकनाथ वर्सेज यूओआई। यूआई का मतलब समझते आप? यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। क्या लिखते हैं इसको? भारत संघ। भारत संघ 1967। वेरी 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 मोस्ट टाइम पे आप मान के लिए कि क्वेश्चन फिक्स है। सॉरी, भारत संघ नहीं, पंजाब राज्य यार। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पश्चिम बंगाल की स्टेट में क्वेश्चन आया था, गोलकनाथ केस हुआ था। गोलकनाथ केस का पूरा नाम, गोलकनाथ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ बनाम यूनियन केरला स्टेट, गोलकनाथ बनाम पंजाब स्टेट। तो पंजाब राज्य, क्योंकि पंजाब राज्य ने इनकी जमीन छीनी थी, है ना, वो मुझे ऊपर का याद रखे। पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। कब हुआ था? 1967। तो आप पहले ही डेट याद रखिए। गोलकनाथ केस किस साल हुआ? 1967। अब इसमें क्या हुआ, हम आपको बताएं कि गोलकनाथ जी के पास कितनी जमीन थी? 500 एकड़। 500 एकड़ जमीन थी। तो इस जमीन को सरकार ने क्या करा? एक एक्ट है, सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1950, एक अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम के तहत गोलकनाथ जी की सारी जमीन ले ली, केवल 30 एकड़ जमीन इनको दी। कितनी? 30। मतलब 470 एकड़ जमीन सरकार ने छीन ली। क्योंकि हम कौन सी इकोनॉमी? सोशलिस्ट, समाजवादी है ना, समाज का भला करते। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये कि 4 लट्ठे दी गोलकनाथ जी के ने, छीन ली, जो हो कर लो, जाओ, है ना। तो क्या हुआ कि इस मामले में गोलकनाथ जी तथा उनके परिवार ने पंजाब में 500 से अधिक भूमि का दावा किया कि ये मेरी जमीन है। क्योंकि पहले जमीन ऐसी होती थी ना, जहां कब्जा कर ले मेरी जमीन। ऐसा थोड़ी अब तो रजिस्ट्रीकरण पर कोई रजिस्ट्री है, जहां जिसने कब्जा कर वो था, पहले आओ पहले पाओ। जिसने कैप्चर कर लिया वो उसकी जमीन, करोड़ों में संपत्ति उसकी प्राइज है आज, जिन्होंने पहले ऐसे कर ली। तो गोलकनाथ जी के इस खिलाफ सरकार ने एक अधिनियम बना दिया, क्योंकि सरकार के पास तो है के। तो उसका नाम क्या था? सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1950। इसमें क्या हुआ? जिसके तहत गोलकनाथ जी और परिवार को केवल 30 बीघा जमीन दी, बाकी सारी जमीन ले ली। अब गोलकनाथ जी कहां चले गए? अनुच्छेद 32 के तहत। अच्छा, 1967 तक भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था ना। और मौलिक अधिकार को कब हटाया? 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को। तो हम कहा अभी 1967, मतलब गोलकनाथ जी का मौलिक अधिकार है कि अपनी संपत्ति को बचाए। तो अब सरकार क्या करेगी, हम आपको बता रहे हैं ना। तो क्या हुआ? गोलकनाथ जी ने अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए, और मौलिक अधिकारों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता है संपत्ति, तो कहां जाते हो? अब अगर आपकी जमीन का विवाद हो गया, आप कहां जाओगे शिवानी? अगर आपकी जमीन का विवाद हो गया, मतलब आपके बड़े पापा ने आपके पापा की जमीन छीन ली, तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या कहीं जाओ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर हाई कोर्ट, वहां नहीं हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर मम्मी ने सुबह जल्दी उठा कोचिंग भेज दिया, तो कहां जा सकते? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि निद्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगर आपके फोन में झांक रहे पृथ्वी ऊपर से, तो आप कहां जा सकते? सुप्रीम कोर्ट जा सकते। बोले मेरा फोन झांकती है, सरकार ने आपको फोन टैप कर लिया है। फोन टैपिंग, राहुल गांधी जी फोन टैप कर लिया। फोन टैपिंग मतलब आप किससे बात कर रहे हो सारा पता चल जाता है सामने, कितनी बात करते हो। अभी उसका नहीं देखा आपने कि वो सिया ने एक मारा तो 500 कॉल किया उससे, तो फोन टैपिंग कर लिया। तो ये अधिकार किसी को नहीं। अगर ऐसा होगा फिर आप डरोगे, किससे बात करोगे? बोले कोई सुने, इससे बात कर रहा हूँ, उसने सुनवा लिया, दूसरे कर, आप 3 से बात कर रहे हो, तीनों कैसे मैनेज करोगे? फिर करते ही खिलाड़ी रहते हैं लोग। तो ये मौलिक अधिकार है, बोले प्राइवेसी का अधिकार है, बोले मैं क्यों दूं? हाँ, फिर पर्चा पत्राचार करना पड़ेगा, चिट्ठी भेजो, कॉपी में लिख के दो, नहीं है ना, ऐसे ही करना है ना। फिर कोचिंग, मेरी कोचिंग चल जाएगी बढ़िया। फिर बच्चे आएंगे बहुत सारे कि बोले चलो कोचिंग ही कोई स्कोप मिल जाए। क्यों आते? आधे बच्चे तो फोकते तो इसीलिए आते हैं, बहुत सारे। मतलब आप तो बहुत अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं। तो कोचिंग का माहौल इतना अच्छा नहीं रहता है, बहुत बेकार रहता है। अपने यहाँ तो सब भाई बहन जैसे रहते हैं, और रहना भी चाहिए। गलत रहे मैं लट्ठ रखूँ 4, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये भी बता दूँ मैं आपको ना। तो आप जो करने का सोच रहे, मैं करके आ चुका हूँ सब चीज़ें, तो ध्यान रहे, है ना, कि कुछ ऐसा ना हो। हाँ, लठ पड़ी है, दुर्घटना नहीं घटी, लठ पड़ी, इन्हें भगा दूंगा कोचिंग से निष्ठा से सीधा।
है ना। हाँ 2 मिनट ये केस पर बैठ जाओ, 2 मिनट ये केस हो जाए पूरी, हाथ फिर जाना, फिर छुट्टी कर देंगे 2 मिनट के लिए, खड़े खड़े पढ़ लो बस, है ना। तो इसमें क्या हुआ, गोलकनाथ जी की 500 खंड जमीन किसने खरीद ली, मतलब पंजाब सरकार ने छीन ली, और क्या बनाया, एक एक्ट बनाया 1950 का एक एक्ट था। बोला कि हमने, पंजाब ने बोला कि हमने इस एक्ट के तहत इन गोलकनाथ जी के 500 बीघा जमीन लिया, 500 एकड़ जमीन ली और 30 एकड़ दे दी। तो गोलकनाथ जी आर्टिकल 32 के तहत कहां गए, सुप्रीम कोर्ट गए और बोला कि मेरे संपत्ति का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 31 व आर्टिकल 19(1)(f), एफ नहीं 19(1)(f), विशेष याद रखना है, बहुत कंफ्यूजन, ऑप्शन में ये भी आएगा 19(f) और 19(1)(f), है ना। इसका उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 31 और 19(1)(f), मेरी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो फिर क्या बोला, और क्या हुआ, और कहा कि संपत्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो न्यायालय ने क्या कहा, आप सुनना है कि न्यायालय ने कहा कि क्या और न्यायालय के सामने यह सवाल आ गया, क्वेश्चन आया कि संसद को भारतीय संविधान के किसी भी भाग के तहत मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की क्षमता है या नहीं। कुल मिला के क्या पार्लियामेंट के पास मौलिक अधिकार बदलने का अधिकार है या नहीं। देखो इस केस में क्या कहा था शंकरी प्रसाद में, और इस केस में कि मौलिक अधिकार को भी बदल सकती है संसद, ऐसी चीजों को छोड़कर जो मौलिक अधिकार उल्लंघन करके उनको, जैसे हमने धारा 14 को हटा दिया, है ना। तो ये वापस क्वेश्चन आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद के पास मौलिक अधिकारों को कम करने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि किस केस में कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, AK गोपालन और शंकरी प्रसाद में, कि मौलिक अधिकारों को बदल सकती है, लेकिन गोलकनाथ में बोल दिया कि नहीं, संसद को मौलिक अधिकार कम करने का कोई अधिकार नहीं है, मतलब इनको ये जमीन इनकी वापस मिल गई 500 एकड़। आई बात समझ। तो क्वेश्चन क्या आया था कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकार में बदलाव करने की शक्ति नहीं है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। किस केस में कहा कि मौलिक अधिकार में बदलाव कर सकती है संसद, तो शंकरी प्रसाद और AK गोपालन। अब आगे और केस आएंगे, तो ये 3 केस वेरी वेरी मोस्ट टाइप। अगर कुछ समझ नहीं आए तो बताओ मुझे, आ गया ना। देखो पहले क्या क्वेश्चन आया, पहला था आपका AK गोपालन में क्या हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण का था। तो बोला कि हाँ बंदी प्रत्यक्ष कर सकते, ऐसा कानून भी बना सकते, लेकिन कुछ ऐसे मूल चीजों को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मतलब AK गोपालन में भी हुआ कि मौलिक अधिकार को बदला जा सकता है, फिर आपका आया शंकरी प्रसाद, इसमें भी हुआ कि मौलिक अधिकार को बदला जा सकता है, लेकिन गोलकनाथ केस में आ गया कि नहीं, संसद को मौलिक अधिकार बदलने की शक्ति नहीं है, इसको वापस बदलेंगे। रोको थोड़ा इसको। अब हम अगला केस पढ़ेंगे, केशवानंद भारती बनाम इंदिरा। गोलकनाथ केस हो गया। अब अगला और सबसे वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये भी याद रखना है, पीछे पूरा नाम याद है, केरल राज्य 1973। वेरी 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 मोस्ट टाइम पे। केशवानंद कौन थे, बाबा जी थे, इनके पास भी बहुत सारी जमीन थी, सरकार ने छीन ली, चला दिया ना, सरकार ने छीन ली। तो क्या हुआ, अच्छा केशवानंद भारती हार गए कि नहीं, सरकार को संपत्ति छीनने का अधिकार है। क्यों है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज का भला करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, आपकी संपत्ति ले सकती है, पर मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। इस केस में, केशवानंद भारती केस में, संसद के पास एक, सुप्रीम कोर्ट के पास एक और सवाल आया, एक वही सवाल आया कि क्या संसद को संविधान के किसी भी भाग में बदलाव करने का अधिकार है। तो फिर इसमें क्या बोला, इस केस में देखो गोलकनाथ में क्या बोला था, नहीं है, याद रखना है, लिख लेना आपको कि गोलकनाथ केस में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में नहीं बदल सकती, लेकिन केशवानंद भारती केस में कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग को बदल सकती है, एक्सपेक्ट छोड़कर, मूल ढांचा। वेरी वेरी मोस्ट IMP, मूल ढांचे को छोड़कर। बोले मूल ढांचा क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मूल ढांचा हम समय समय पे आपको बताएंगे कि मूल ढांचे में क्या होता है, लोकतंत्र,
मोदी जी ने बोल दिया कि कल से भारत में चुनाव होना बंद, तो लोकतंत्र खत्म, फिर उस मोदी गद्दी कर क्या करेंगे, तानाशाह बन जाएंगे। तो मूल ढांचा, संसद को लोकतंत्र बदलने का अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति संबंधित, राष्ट्रपति के पद से संबंधित, सर्वोच्च न्यायालय के बाद में उंगली नहीं कर सकते आप। ये समय समय पे बहुत सारी चीजें बताई कि संसद इन चीजों में बदलाव नहीं कर सकती, बाकी किसी भी भाग को बदल सकती है। ठीक, तो पढ़ना है इसको कि इस मामले में गोलकनाथ मामले की समीक्षा। अच्छा, क्या हुआ, ये मामला गया क्यों, केशवानंद भारती की जमीन से संबंधित, और बात क्या हुई इस केस की, गोलकनाथ की। गोलकनाथ केस को रिव्यू करा, केशवानंद भारती तो हार गए इस केस में, केशवानंद भारती को नहीं दी जमीन, बोला सरकार छीन सकती है आपसे, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसका नाम है मूल ढांचा। अब ये क्वेश्चन 50,000 बार आ चुका है कि मूल ढांचे का सिद्धांत किस केस से आया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती केस कब हुआ, 1973, किस राज्य के खिलाफ हुआ, केरल। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, मूल ढांचा आया। मूल ढांचे के सिद्धांत में कितने जजेस थे, 13 जज की बेंच थी। कितनी बेंच थी, 13, और 7-6 से फैसला आया। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी मोस्ट आईएमपी, 7-6 से फैसला आया। 7-6 से फैसला मतलब क्या होता है पता है आपको, 7 लोगों ने हाँ बोली और 7 लोगों ने ना बोली, एक लोग की वजह से, एक व्यक्ति की वजह से क्या हुआ, ये केस इधर हो गया। तो क्या हुआ है कि इस मामले में गोलकनाथ मामले की समीक्षा की गई। हमने आपको एक बार और बता रहे हैं कि केशवानंद भारती केस केशवानंद की जमीन से संबंधित था, लेकिन इसने सुनवाई क्या करी, इस केस की। इसको देखा, बोलो इन्होंने सही बोला था कि नहीं बोला था। तो गोलकनाथ मामले को रिव्यू करा और कहा कि संविधान के मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये वही मूल ढांचा। अब मूल ढांचा, फिर लोगों ने पूछा, बोले मूल ढांचा क्या, कि मूल ढांचा हम समय समय पे बताएंगे आपको, अभी एक साथ नहीं बता सकते। तो टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बोलता रहता है कि ये मूल ढांचे में आता है, ये मूल ढांचे में आता है, ये मूल ढांचे में आता है, ये सब चीजें है ना। संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, ये सब मूल ढांचा है। हम आपको मूल ढांचा पढ़ा दिया तो पता ही था आपको, मूल ढांचा वाला टॉपिक पढ़ा दिया, वीडियो देख लेंगे आपको आ जाएगा, पढ़ा दिया ना मूल ढांचा, तो हाँ मूल ढांचा पढ़ा दिया, तो वो देखेंगे वीडियो, आप तो समझ आ जाएगा। तो क्या बोला कि मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 से फैसला देके क्या बोला कि हाँ, संसद को किसी भी प्रावधान में बदलने का अधिकार छोड़कर किसको, मूल ढांचे, बस खत्म बात। तो केशवानंद भारती से केवल एक बात याद रखना है कि मूल ढांचे का केस है ये खत्म, कि मूल ढांचे का सिद्धांत कहां से है, केशवानंद भारती केस से। केशवानंद भारती कौन थे, एक बाबा जी थे, संत थे, इनके पास हजारों बीघा का मठ था, है ना। उस मठ को सरकार ने छीन लिया, केरल सरकार ने, क्योंकि केरल सरकार में कौन सी पार्टी थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वो धर्म कौन मानते हो, धर्म विरोधी रहते हो। वो बोलते हैं कि धर्म एक अफीम है जो लोगों को पिला के बेरू बनाते। सही बोल, हाँ अब तो बाबा जी बहुत पनप रहे आजकल, बाबा जी पनप रहे, जो पैदा नहीं हुए वो भी बाबा जी बन गए आजकल। तो इंदिरा नेहरू बनाम वेरी वेरी मोस्ट, अब 5वां और वेरी मोस्ट एमपी है। देखो इंदिरा गांधी जी का केस आता है कि इंदिरा गांधी जी ने जो चुनाव हुए, चुनाव कब हुए थे, 1971 मिड टर्म इलेक्शन, है ना, 1971 एक चुनाव हुए। उस चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने क्या कर लिया, एक सरकारी अधिकारी थे उनको प्रचार में ले लिया, और एक चीज लगती एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का नाम सुना आपने, आचार संहिता लगती ना चुनाव से पहले, बोले लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, है ना, चिल्ला नहीं सकते, बहुत सारी चीजें। तो उसमें आप सरकारी अधिकारियों का उपयोग नहीं कर सकते, उसमें लिख रखा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर सकती, और जितना खर्च फिक्स कर रखा है ना कि लोकसभा चुनाव में 95 लाख, विधानसभा में 75 लाख, उस खर्च से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकती। तो 1970 में कितने थे, कम पैसे थे, 5-10 हजार ऐसे होंगे। इंदिरा गांधी जी ने एक तो सरकारी व्यक्ति का उपयोग कर लिया, जैसे उनका कल रिटायरमेंट होने वाला, बोले वाह कल तो रिटायर, आज चुनाव प्रचार में चलो, क्योंकि उनको टिकट की लालच थी, नौकरी में रिटायर होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, पॉलिटिक्स में जाता है। अब एक व्यक्ति वो राजनारायण, वो भी चुनाव लड़ रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। तो राजनारायण ने बोला कि एक तो इंदिरा गांधी जी ने जितना चुनाव आयोग ने पैसा बता रखा है उससे ज्यादा उपयोग किया है, 25 रुपए ज्यादा खर्च किए थे उन्होंने, जितने लिमिट थी ना उससे ज्यादा 25 रुपए खर्च कर दिए, और सरकारी व्यक्ति का दुरुपयोग किया। तो हाईकोर्ट था, उसका नाम था इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसने फैसला सुना दिया कि इंदिरा गांधी जी आने वाले 6 सालों तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, ना प्रधानमंत्री बनेगी, और ना ही इनकी संसदीय खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी जी के दिमाग देश का प्रधानमंत्री का पद जा रहा है। इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, आपातकाल लगा दिया था 1975 में, उससे संबंधित है कैसे, ठीक। तो पढ़ना इसको, इंदिरा
इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण गांधी बनाम इंदिरा नेहरू गांधी, क्योंकि इनके पापा जी का नाम क्या था? नेहरू। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। इंदिरा गांधी को फिरोज गांधी कैसे, वो तो मुस्लिम था, तो गांधी कैसे लगाया? राजनीतिक उतारने के लिए सब इन्होंने धर्म में जाकर देखो आप सरनेम कोई आजकल कुछ भी सरनेम कोई भी लगा रहा है, कुछ भी पीछे लगा लेते हैं, तो उसमें क्या है, लगा लो खुद, लगाने धर्म से जैसे खान से हिंदू मुस्लिम कोई कुछ भी बन जाएगा। मुसलमानों में चौहान लगाते, भाटी लगाते, फिर तो लगाने में क्या है, सिंह सब लगाने लगे आजकल, सबको सिंह लगाना अच्छा लगता है। सिंह नहीं देखा आप? देखो सिंह, सबके सिंह लग रहे, संसद में गए सबके सिंह लग रहा है, भले एससी की सीट है, एसटी की सीट है, कोई सी भी सीट, ओबीसी की सीट, सबके सिंह लग रहा है। मेरे समझ नहीं आ रहा सिंह कैसे लग, पर लग गया। राजपूती सूट सब पहनने लगे, पहनने में क्या है, साड़ियाँ पहनने लगे सब, राजपूतों की महिलाएं साड़ियाँ पहनने लगी और दूसरी महिलाएं राजपूती सूट पहनने लगी, उल्टा हो गया, नया ट्रेंड आ गया। तो सर इस चीज का विरोध एक ही दिशा में क्यों होता है? कोई विरोध हिरोध कुछ नहीं, फोकट बातें सब, कोई मतलब फोकट बातें, ऐसी बातें नहीं करना। अभी मेरी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊं, पर वीडियो चलता है इसलिए नहीं बता सकती। चलो, इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायण केस 1975 में हुआ यह मामला। अच्छा, इस मामले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने संशोधन कर दिया संविधान में कि अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा संबंधित कोई भी केस है ना, चुनाव से संबंधित, कोर्ट को देखने का अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने फिर बोला अच्छा हमारा दो लट्ठ रखी, बोले जाओ देखो ही मत। तो फिर क्या हुआ, राजनारायण गए, बोले ऐसा कैसे हो गया। तो इस 39वें संशोधन के अगेंस्ट और इंदिरा गांधी जी के खराब रवैये के अगेंस्ट गए थे। तो क्या हुआ कि यह मामला संविधान के 39वें संशोधन के उद्देश्य के साथ साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े चुनाव विवादों से संबंधित था। अब आपको चुनाव विवाद बता दिया कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और क्या करा, सरकारी अधिकारों का उपयोग किया और पैसे ज्यादा कर लिए। और मामले में शामिल प्राथमिक पक्ष मतलब राजनारायण 39वें संशोधन